हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं लाया हूँ फिर 25 क्वेश्चन आईपीसी के जो कि बारंबार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं में से 25 प्रश्नों की श्रृंखला आगे की मैं आज पार्ट 3 ला रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अगर मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है इस श्रृंखला के, तो उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के अंत में लिंक में दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका ये आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है? श्रीनिवास मल बनाम किंग एम्परर, AIR 1947, PC 135, हरिप्रसाद राव बनाम राज्य, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश, सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका सही आंसर है डी, सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि किसी अपराध के आशय से किए गए कार्य के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कार्य अंतिम है या नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मनःस्थिति दुराशय से संबंधित नहीं है? आर बनाम प्रिंस, सिराज बनाम डी रूटजन, क्वीन बनाम टालसन, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। तो इसका सही आंसर है डी, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद सामान्य आशय से संबंधित है, जबकि अन्य तीनों वाद आपराधिक मनःस्थिति के स्पष्ट संबंध में विधि स्पष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टालसन, रेग बनाम गोविंदा, महाराष्ट्र राज्य बनाम AMH जाज। तो इसका सही आंसर है रेग बनाम गोविंदा। रेग बनाम गोविंदा के वाद में मेलविल जज ने आपराधिक मानववध तथा हत्या में अंतर को समझाया है, अतः यह दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में दिए वाद के दुराशय के सिद्धांत से संबंधित है। अगर हम इसके व्याख्या को ध्यान से देखें तो इसमें एक प्रश्न और बन के आता है कि रेग बनाम गोविंदा के वाद में जज कौन थे? तो उसमें हम दे सकते हैं कि रेग बनाम गोविंदा के वाद में जज का नाम मेलविल जज था। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है? सिराज बनाम डी रूटजन दुराशय, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर मत्तता, अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य, मरने का अधिकार, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, अपराध करने का प्रयत्न। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, 2, 3, 4। मतलब कि 2, 3, 4 एक जो है वो एक सही सुमेलित है, बाकी सब के सब गलत हैं, सब के सब गलत सुमेलित हैं। प्रश्न में व्याख्या भी देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न में प्रस्तुत वादों में से सिराज बनाम डी रूटजन का वाद दुराशय से संबंधित होने के कारण संयोजन सही सुमेलित है, शेष तीनों संयोजन गलत है, क्योंकि बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद सामान्य आशय धारा 34 से, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य आपराधिक प्रयत्न धारा 511 से तथा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य आत्महत्या धारा 309 के अपराध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय तथा सांविधिक अपराध से संबंधित नहीं है? आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टालसन, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सिराज बनाम डे रूटजन। तो इसका सही आंसर है ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दुराशय तथा सांविधिक अपराध से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न देखते अगले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टालसन तथा सिराज बनाम डे रूटजन दुराशय तथा सांविधिक अपराध से संबंधित वाद हैं, जबकि ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद का वाद सामान्य आशय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के लिए दायित्व के संबंध में दुराशय के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? अभियुक्त अपने कृत्य में उन सभी तत्वों से अवगत हो जो उसे अपराध निर्मित करते हैं। बी, अभियुक्त का आपराधिक कार्य आशायित हो। सी, अभियुक्त को यह ज्ञात हो कि यह कृत्य जिसे वह कारित करने जा रहा है अपराध है। डी, चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अभियुक्त लापरवाह हो। तो इसका सही आंसर है डी, तो चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अभियुक्त लापरवाह हो। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। दुराशय और संविधिक अपराध, क्वीन बनाम मोहित, दुर्घटना आर बनाम आर्नल्ड, चित्त विकृतता जगेश्वर बनाम एम्परर, दुष्प्रेरण स्वीट बनाम पार्सले। तो इसका सही विकल्प है बी, 4 3 2 1। 4 3 2 1 दुराशय और संविधिक अपराध का विकल्प आएगा स्वीट बनाम पार्सले में। दुर्घटना का संबंध है जगेश्वर बनाम एम्परर के बाद में। चित्त विकृतता का वाद से संबंधित है आर बनाम आर्नल्ड में। दुष्प्रेरण का संबंध है पहले से। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सूची 1 तथा सूची सेकंड से निम्नवत सही सुमेलित है। दुराशय एवं संविधिक अपराध स्वीट बनाम पार्सले के वाद से संबंधित है। दुर्घटना जगेश्वर बनाम एम्परर के वाद से संबंधित है। चित्त विकृति आर बनाम आर्नल्ड के वाद से संबंधित है। दुष्प्रेरण क्वीन बनाम मोहित के वाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दुराशय आर बनाम प्रिंस, आवश्यकता डीपीपी बनाम बियर्ड, चित्त विकृतता मैकनाटन का वाद, मत्तता वासुदेव बनाम पेप्सुराज। तो इसमें सही आंसर है बी, आवश्यकता डीपीपी बनाम बियर्ड। यह सही सुमेलित नहीं है। ये इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। डीपीपी बनाम बियर्ड 1920 एससी का निर्देशक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में उल्लेखित अनैच्छिक मतता के साधारण अपवाद से संबंधित है। धारा 81 में उल्लिखित आवश्यकता के अपवाद से नहीं, आवश्यकता के अपवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वाद आर बनाम डेडले एवं स्टीफेन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आपराधिक मनस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है। हेतु किसी अपराध के लिए पूर्व शर्त, निर्दोष की उपधारणा अपराध से में सुसंगत नहीं है। कार्य का ज्ञान अविधिक होता है जब तक कि दोष संदेह से परे नहीं कर दिया जाता। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, 2 3 4 1। आपराधिक मनस्थिति किसी अपराध के लिए पूर्व शर्त, हेतु अपराध में सुसंगत नहीं है, निर्दोष की उपधारणा जब तक कि दोष संदेह से परे नहीं सिद्ध कर दिया जाता है, और कार्य का ज्ञान अविधिक होता है, सदैव आवश्यक नहीं है। आइए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। आपराधिक मनस्थिति या दुराशय सामान्यतः किसी अपराध के किए जाने की आवश्यक पूर्व शर्त है। हेतु अपराध में सुसंगत नहीं होता है। अपराध विधि में अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक कि उसका दोष संदेह से परे सिद्ध नहीं कर दिया जाता। कार्य का ज्ञान अविधिक होता है, यह सदैव आवश्यक नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं। गलत उत्तर बताइए। कॉमन लॉ में दुराशय के सिद्धांत के निम्नलिखित मान्य अपवाद हैं। वैयक्तिक उपताप, आपराधिक अपमान लेख, न्यायालय की अवमानना। तो इसका सही आंसर है ए, वैयक्तिक उपताप। कॉमन लॉ में आपराधिक अपमान लेख, पब्लिक उपताप तथा न्यायालय की अवमानना दुराशय के सिद्धांत के मान्य अपवाद हैं, जबकि वैयक्तिक उपताप नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कॉमन लॉ का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रातिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्व में सम्मति न दे दी हो या अधिकृत न किया हो। उपयुक्त नियम का अपवाद है लोक उपताप, व्यापहरण, अपहरण, द्विविवाह। तो इसका सही आंसर है लोक उपताप। आइए व्याख्या भी देख लेते हैं। आपराधिक विधि में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत आर बनाम हिगिंस के वाद में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। ब्रिटिश कॉमन लॉ में प्रातिनिधिक दायित्व के 3 अपवाद, 1 अपमान लेख, 2 लोक उपताप पब्लिक न्यूसेंस, 3 न्यायालय अपमान बताए गए हैं। अगला प्रश्न है। कॉमन लॉ में निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक दायित्व का अपवाद नहीं है? प्राइवेट न्यूसेंस, अपमान लेख, न्यायालय की अवमानना, लोक न्यूसेंस। तो इसका सही आंसर है प्राइवेट न्यूसेंस। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ब्रिटिश कॉमन लॉ में मना स्थिति के सिद्धांत के 3 अपवाद हैं। लोक उपताप मतलब पब्लिक न्यूसेंस, आपराधिक अभिलेख, न्यायालय की मानहानि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपराधिक रूप से दायित्वाधीन नहीं है जब तक कि उसने उस कार्य को प्राधिकृत न किया हो अथवा सम्मति न दी हो। कॉमन लॉ में निम्न में से कौन सा इस नियम का अपवाद नहीं है? अपमान लेख, प्राइवेट न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस, न्यायालय की अवमानना। तो इसका सही आंसर है बी, प्राइवेट न्यूसेंस। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है: जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता एजेंट बनाता है या प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर है जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घटनास्थल पर उपस्थित मात्र से कोई व्यक्ति अपराध में भागीदारी नहीं हो सकता जब तक कि वह घटना घटने के कारण में सक्रिय न रहा हो, जैसे दुष्प्रेरण के उपरांत घटनास्थल पर उपस्थित हो जाना। यहाँ उपस्थिति अपराध हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गलत उत्तर बताइए। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपराध कारित किए जाने में निम्न तरीकों से भागीदार बनता है: जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध किए जाने में भागीदारी करता है, जब वह किसी तृतीय पक्षकार को अपराध कारित करने हेतु अपना अभिकर्ता बनाता है, जब वह व्यक्ति अपराध कारित किए जाते समय उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर है डी, जब वह व्यक्ति अपराध कारित किए जाते समय उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है? पब्लिक न्यूसेंस, आपराधिक अभिलेख, न्यायालय की अवमानना, मानहानि। तो इसका सही आंसर है डी, मानहानि। मानहानि एक सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है। सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत के अपवाद पब्लिक न्यूसेंस, आपराधिक अभिलेख तथा न्यायालय की अवमानना है, जबकि मानहानि नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बालक तालाब में डूब रहा है।
उधर से गुजरने वाले व्यक्ति खा स्वयं को कोई क्षति होने की जोखिम उठाए बिना उस बालक को बचा सकता है, किंतु वह ऐसा नहीं करता है। इस प्रकार वह किसी अपराध का दोषी नहीं है, आत्महत्या के दुष्प्रेरणा का दोषी है। आपराधिक मानव वध का जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता है दोषी है, हत्या का दोषी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, किसी अपराध का दोषी नहीं है। किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि उस बालक को बचाने की उसकी विधिक बाध्यता नहीं है, वह उसे बचाने के लिए केवल नैतिक दबाव के अधीन है। नैतिक बाध्यता दंड संहिता में कहीं भी दंडनीय नहीं है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आ जो एक अच्छा तैराक है, बा को नदी में डूबते हुए देखता है, आ बा को नहीं बचाता है तथा बा डूबकर मर जाता है। आ किस अपराध का दोषी होगा? हत्या, हत्या के कोर्ट में न आने वाला मानववध, सी उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कृत्य द्वारा मृत्यु कारित करना, डी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, किसी अपराध के लिए दोषी नहीं। आ किसी अपराध का दोषी नहीं है, भले ही आ नैतिक निंदा का पात्र हो सकता है किंतु नैतिक निंदा भारतीय दंड संहिता में दंडनीय नहीं है। अगला प्रश्न भी उसी तरह का है। का एक अच्छा तैराक है, वह खा को डूबते हुए देखता है किंतु उसे बचाता नहीं। ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो का ने कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है। एक्स एक अच्छा तैराक है, वह 7 साल के बालक वाई को नहर में डूबते हुए देखता है। वह उस बालक को डूबने से बचा सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बालक डूब गया। तो एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के उपबंध किसी ऐसे अपराध को भी लागू हैं जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया हो। किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत के किसी राजनयिक मिशन में किया गया हो। भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को भी लागू है जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो इसका सही आंसर होगा डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 4(2) के अनुसार भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी का हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भारतीय दंड संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत को भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? हाँ, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब। यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब। डी नहीं। तो इसका सही आंसर है केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 4(1) के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। अगला प्रश्न है, का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वह केवल उगांडा में, केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक है, उपयुक्त में से दोनों में से कहीं भी दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है डी, दिल्ली में। भारतीय दंड संहिता की धारा 4(1) के अनुसार भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी इस संहिता के उपबंध लागू हैं। अतः हत्या के अपराध के लिए वह दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है। एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जाकर जो उस देश में अपराध नहीं है करता है,
कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर जारकर्म किया गया है। भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है बी, भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। ये प्रश्न एमपी सिविल जज 1996 में पूछा गया था। तब भारत में जारकर्म एक अपराध माना जाता था लेकिन अब इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपराध को समाप्त कर दिया है। इसलिए इस प्रश्न में अब कहीं भी वो आ को दंडित नहीं किया जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हत्या करता है तथा बाद में बम्बई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकता है: इस्लामाबाद में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, बम्बई में, उपयुक्त में से कहीं भी। तो इसका सही आंसर है बम्बई में। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों पर भी लागू है। इस अपराध का विचारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अनुसार किया जाएगा। इस बारे में भारत के नागरिक के विरुद्ध ऐसे कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान पर में किया गया है जहां वह पाया गया है, अतः उसे मुंबई में मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता है। और इसी के साथ ही आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी द्वारा डाली गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप इस श्रृंखला के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, पूर्व के बनाए गए 2 वीडियो, तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।